गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो लेंस जिनकी शक्ति +12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और सेम इसी पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और लास्ट टाइम 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए थे और कहा था एग्जाम में आएगा, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है दो लेंस, यहाँ पे दो लेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो लेंस जिनकी शक्ति +12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है। तो यहाँ पे दो लेंस दिए गए हैं। तो देखिए, जो पहले लेंस की शक्ति है वो हमें यहाँ पे +12 डायोप्टर दी गई है, और जो दूसरे लेंस की शक्ति है वो हमें यहाँ पे -2 डायोप्टर दी गई है। अब ये डायोप्टर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को हम शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो लेंस जिनकी शक्ति +12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है। तो देखिए, पहले लेंस की जो शक्ति दी गई है वो +12 डायोप्टर दी गई है। तो पहले लेंस को हम यहाँ पे किससे लिखेंगे, P1 से। तो P1 की वैल्यू जो हमें दी गई है वो क्या दी गई है, +12 डायोप्टर दी गई है। जो पहले लेंस की शक्ति हमें दी गई है उसको हम यहाँ पे P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। P1 की वैल्यू +12 डायोप्टर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरे लेंस की शक्ति हमें क्या दी गई है, दूसरे लेंस की शक्ति हमें -2 डायोप्टर दी गई है। तो दूसरे लेंस के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो दूसरे लेंस की शक्ति, इसको हम लिखेंगे P2। देखिए, P से मतलब हमारा यहाँ पे पावर से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शक्ति से। तो देखिए, P2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, -2 डायोप्टर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे संयोजन की क्षमता को निकालेंगे। जब तक संयोजन की क्षमता नहीं निकलेगी तब तक हम यहाँ पे फोकस दूरी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो संयोजन की क्षमता जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P = हमारा एक फॉर्मूला होता है P1 + P2। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है। देखिए, यहाँ पे P से मतलब हमारा किससे है, संयोजन की क्षमता से है। तो संयोजन की क्षमता P = हमारा फॉर्मूला होता है P1 + P2। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू क्या है, +12 डायोप्टर है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद फॉर्मूले में प्लस है, प्लस लगा दिया। P2 की वैल्यू क्या है, -2 डायोप्टर है, तो ये -2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे, 12 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और 12 में से हम क्या करेंगे, 2 को लेस कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 12 में से 2 को लेस करेंगे तो 10 मिलेगा। और जो P की वैल्यू है, यानी जो संयोजन की क्षमता निकली है, वो क्या निकली है, 10, और किस में, डायोप्टर में। तो संयोजन की क्षमता P = हमने यहाँ पे वैल्यू को निकाल लिया है, 10 डायोप्टर हमें मिला हुआ है। P की वैल्यू 10 डायोप्टर।
तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे P की वैल्यू हमें क्या मिली, 10 डायोप्टर मिली हुई है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी P इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है 100 अपॉन में F। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे P की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, P की जगह हम रख देंगे ये 10 डायोप्टर, जो 10 डायोप्टर अभी हमने संयोजन की क्षमता निकाली थी ना, वही हमें यहाँ पे पुट करना है। तो P की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पे 10 को, इज इक्वल टू 100 तो आपका फॉर्मूले में ही है, और F की वैल्यू को तो हमें निकालना ही है। अगर मैं 10 के नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 10 की मल्टीप्लाई F में तो 10F हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 100 में करवाएंगे तो यहाँ पे 100 ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 10F इज इक्वल टू 100 या फिर F इज इक्वल टू 100 और अपॉन में आपका हो जाएगा 10। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसल, तो F की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10, और किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो 10 सेंटीमीटर यही फोकस दूरी का मान हो जाएगा, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, P इज इक्वल टू 100 अपॉन F, इसी फॉर्मूले को क्यों यूज किया ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए थे फोकस दूरी के, वो सभी सेंटीमीटर में दिए गए थे, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज किया था। ध्यान रखिएगा, अगर हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में मिलती है तो हम फॉर्मूला यही वाले फॉर्मूले को यूज करते, P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F। और अगर हमें फोकस दूरी मीटर में पता हो, यानी फोकस दूरी जब मीटर में ली जाती है तो फॉर्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ये मीटर के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, और सेंटीमीटर के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। जब सेंटीमीटर होता है तो इस फॉर्मूले को, और मीटर में होता है तो इस फॉर्मूले को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सभी मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 500 हर्ट्ज यानी 500 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले भी कई बार मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में पता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पता है आवृत्ति। आवृत्ति हमें कितनी दी गई है, 500 हर्ट्ज आवृत्ति, ये लिखा है। तो आवृत्ति एन की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 500 हर्ट्ज दी गई है। देखिए आवृत्ति को हम एन से रिप्रेजेंट करते, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 500 हर्ट्ज दी गई है। देखिए आपसे यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आवृत्ति की वैल्यू हमें 500 हर्ट्ज दी गई है। इसके अलावा हमें क्या पता है, 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग। तो यहाँ पे देखिए हमें तरंग दैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है, 80 सेंटीमीटर दी गई है। 80 सेंटीमीटर में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये 80 सेंटीमीटर में दी गई है। अब क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक आप सेंटीमीटर से मीटर में इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व ही नहीं होगा। अगर आप सेंटीमीटर लेके सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे तो क्वेश्चन ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 80 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कैसे बदलेंगे, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 मीटर बराबर आपका क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जब आपका ये 80 सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दूं ना तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा,
मीटर में आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या किया, 80 और अपॉन में 100 से डिवाइड कर दिया और ये आपका मीटर में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे इस स्टेप में ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना होगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे दूरी भी दी गई है। देखिए एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। समय हमसे पूछा गया, दूरी 1 किलोमीटर दी गई है। तो दूरी जिसको हम यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 1 किलोमीटर दी गई है। अब 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर आपका क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ये आप सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1000 मीटर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमसे यहाँ पे समय पूछा गया, यानी टी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितना समय लगेगा। तो अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वेग को निकालेंगे। जब तक हमें यहाँ पे वेग नहीं पता चलेगा तब तक ये क्वेश्चन हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वेग v इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है n लैम्डा। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 500 हर्ट्ज दी गई है ना, तो n की जगह 500 रखेंगे। फिर इसके बाद लैम्डा की वैल्यू 80 सेंटीमीटर थी, इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 80 अपॉन में 100 मीटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 80 अपॉन में 100 ये कर दिया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हम कर सकते, देखिए 20 चौके 80 और 20 पंचे 100 होता है, ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 5 वन सा 5 हो जाएगा, ये 5 वन सा 5 एंड यहाँ पे 2 0 तो आपका रहेगा ही, और 100 की मल्टीप्लाई आप 4 में करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। और वेग को निकाल रहे हैं तो किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा ना। तो 400 मीटर पर सेकेंड ये हमें यहाँ पे वेग की वैल्यू मिल चुकी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, v की वैल्यू हमें क्या मिली, 400 मीटर पर सेकेंड। अब v की वैल्यू पता चल चुकी है तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे समय को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग। ये आप सबको पता होगा, सिंपल सा फॉर्मूला, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग। अब दूरी हमें कितनी दी गई थी, 1 किलोमीटर दी गई थी, जिसको हमने मीटर में चेंज किया 1000 मीटर, तो 1000 आपका हो गया। और वेग को हमने अभी निकाला जस्ट 400 मीटर पर सेकेंड, तो 1000 और बटे में आपका 400 हो जाएगा। वेग की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। बचा क्या, 10/4 बचा हुआ है। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, बचा क्या लास्ट में हमारे पास, 5 अपॉन में 2 बचा हुआ है। अब देखिए 5 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 जाएगा 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तब जाके एक 0 बढ़ेगा और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। क्या मिला, 2.5। और क्योंकि समय को निकाल रहे तो किस में आएगा आपका, तो देखिए ये सेकंड में आएगा। अब सेकंड में क्यों आएगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए जो दूरी आपकी दी गई है, दूरी 1000, ये किस में है, मीटर में है। ये मीटर में यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 1000, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर को हमने यहाँ पे मीटर में चेंज किया 1000 मीटर, तो ये 1000 ये मीटर में आपका था। फिर इसके बाद वेग आपका देखिए 400 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर और पर सेकेंड में था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। जब इसको सॉल्व किया तो 5/2 सॉल्व करने पर हमें क्या मिला था, सॉल्व करने पर 2.5 मिला था। अब देखिए ये मीटर से ये मीटर भी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, केवल सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए ये आपका सेकेंड में आया था, मीटर से ये मीटर आपका कैंसिल हो गया था, तो 2.5 सेकेंड यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते कहाँ पे दिया है, 2.5 सेकेंड ये दिया गया ऑप्शन बी में। देखिए यहाँ पे मिनट भी दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा सेकंड में आएगा। कैसे सेकंड में आया ये भी मैंने आपको सॉल्व करके डिटेल में समझा दिया। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है,
जब आप यहाँ पे तरंग दैर्घ्य को सॉल्व करेंगे, ये सेंटीमीटर में है, इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा, और 1 किलोमीटर इसे भी आपको मीटर में चेंज करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ये आपका अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो टोटली ये आप लोगों का एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा C अपॉन में 5 इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन में 9। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है? हमें यहाँ पे डेल्टा F की वैल्यू पता है। इसी की जगह हम क्या रखेंगे, जो 45 फ़ारेनहाइट आपका दिया गया है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए, डेल्टा C अपॉन में 5, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। डेल्टा F की जगह हम यहाँ पे 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 45 को रख दिया, अपॉन में 9 आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए, ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उधर जगह है नहीं। तो डेल्टा C अपॉन में 5 इज इक्वल टू, बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा हुआ है 1, ये बचा हुआ है। तो देखिए, डेल्टा C की मल्टीप्लाई अगर 1 में करवाएंगे तो हमें डेल्टा C ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 5 में, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। डेल्टा C की मल्टीप्लाई 1 में डेल्टा C ही मिलेगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 में तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे डेल्टा C की वैल्यू क्या मिल गई, 25, और 25 किस में, डिग्री सेल्सियस में, ध्यान रखिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी सेल्सियस पैमाने पर यहाँ अंतर कितने का होगा, 25 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस कहीं ऑप्शन में हमें दिया गया है कि नहीं दिया गया, ये हम देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस, 20 दिया है, 40 दिया है, 30 दिया, लेकिन 25 नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। और क्यों पूछा गया वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक पंप द्वारा 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ता है, उसकी शक्ति है, यानी पंप की शक्ति ज्ञात करनी है। मान लीजिए G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हमें यहाँ पे हेल्प के लिए दिया गया है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आया क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीजें हमें पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पंप द्वारा 100 किलोग्राम पानी, यानी हमें यहाँ पे द्रव्यमान m की वैल्यू क्या दी गई है, 100 किलोग्राम दी गई है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान m की वैल्यू 100 किलोग्राम हमें दी गई है, नीचे मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में, तो हमें यहाँ पे हाइट, ऊंचाई h की वैल्यू क्या दी गई है, 20 मीटर दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 सेकंड में चढ़ता है, तो समय t की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 10 सेकंड दी गई है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे g की वैल्यू भी दी गई है, स्मॉल g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पे पंप की शक्ति ज्ञात करनी है, यानी P की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए P की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना, शक्ति की वैल्यू को। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है। देखिए ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, जब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य वाला, एक एक न्यूमेरिकल मैंने आपको इस चैप्टर की सॉल्व कराए, केवल आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। तो देखिए P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, और W इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है mgh, तो mgh यहाँ पे रखेंगे और अपॉन में आपका T तो रहेगा ही। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन टी, और W इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है mgh और अपॉन में टी। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। M की वैल्यू 100 किलोग्राम, M की जगह रखेंगे 100 को। फिर इसके बाद G की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन में हमें दी गई थी, तो G की जगह हम रखेंगे 10 को। फिर इसके बाद H यानी हाइट कितनी है 20 मीटर, तो ये 20 और अपॉन में T, T यानी समय की वैल्यू हमें क्या दी गई है 10 सेकेंड दी गई है। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये देखिए 10 सेकेंड। तो समय की जगह हम क्या रखेंगे, T की जगह हम रखेंगे 10 को। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इस 10 से इस 10 को मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दे रहा हूँ। बचा क्या हमारे पास 100 इंटू 20 बचा हुआ है। 100 इंटू 20 करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2000 वॉट। ठीक है, 2000 वॉट। तो 2000 वॉट हमें ये मिला हुआ है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो वॉट में आपका आंसर आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको चेंज करना होगा यहाँ पे वॉट से किस में, किलो वॉट में। तो देखिए 1 किलो वॉट बराबर, मैं आपको बता दूं 1 किलो वॉट बराबर आपका क्या होता है 1000 वॉट होता है। 1 किलो वॉट बराबर आपका 1000 वॉट होता है। अब यहाँ पे देखिए 2000 वॉट है, तो 2000 वॉट में आपके कितने किलो वॉट हो जाएंगे, तो सीधे सीधे 2 किलो वॉट हो जाएंगे ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 किलो वॉट बराबर आपका 1000 वॉट होता है, तो 2000 वॉट में कितने किलो वॉट, 2 किलो वॉट। तो 2 किलो वॉट यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 किलो वॉट ऑप्शन ए में दिया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां तक हमने सॉल्व किया, हमें 2000 वॉट दिया हुआ था। अब 2000 वॉट आपका ऑप्शन में कहीं दिया नहीं था, लेकिन किलो वॉट में दिया था, तो आपको तुरंत चेक करना था यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से वॉट में किलो वॉट में बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें 2 किलो वॉट मिल गया, और 2 किलो वॉट आपका ऑप्शन में दिया भी हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको सॉल्व कराया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा। तरंग का वेग हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। तो हमें यहाँ पे तरंगों की संख्या कितनी दी गई है, 54 दी गई है ना, क्योंकि जो प्रेक्षक है वो तरंगे नोट कितनी कर रहा है, 54 कर रहा है ना। तो तरंगों की संख्या हमें यहाँ पे क्या दी गई है, 54 दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमें तरंग दैर्घ्य भी तो दी गई है, यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। ध्यान रखिएगा, देखिए क्वेश्चन में लिखा तो यहाँ पे हुआ है यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है। अब क्योंकि वो 54 तरंगे नोट कर रहा है, तो प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य यहाँ पे 10 मीटर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे कुल तरंग दैर्घ्य को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। कुल तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, टोटल 54 तरंगे नोट की है, तो 54 और गुणे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। क्योंकि देखिए प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है यहाँ पे, और टोटल 54 तरंगे हैं, तो 54 गुणे 10 करेंगे तभी तो हमें कुल तरंग दैर्घ्य पता चलेगी। तो 54 गुणे 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 540 और मीटर में। ध्यान रखिएगा, तो कुल तरंग दैर्घ्य यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल यहाँ पे तरंग दैर्घ्य 540 मीटर, ये हमें पता चल चुकी है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समय। समय देखिए यहाँ पे प्रति मिनट की बात हो रही है, क्या लिखा है, प्रति मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो नीचे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कुल लिया गया समय। अब प्रति मिनट यानी 1 मिनट की बात यहाँ पे हो रही है। 1 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 सेकंड मिलेगा। यानी कुल लिया गया समय क्या है, 60 सेकंड है। अब हमें यहाँ पे वेग निकालना है, अतः वेग बराबर क्या हो जाएगा,
वेग बराबर आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा अपॉन में टी। लैम्डा से मतलब क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य से, यानी जो कुल तरंग दैर्घ्य हमने निकाली क्या मिली हमें, 540 मिली हुई है। तो लैम्डा की वैल्यू 540 और टी यानी समय कितना है, 60 सेकेंड है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, यानी 9, और क्योंकि वेग को निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड, यानी 9 मीटर पर सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 9 मीटर पर सेकेंड आपका कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे लिखा था कि एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। तो देखिए तरंगों की संख्या हमें कितनी दी गई थी, 54 दी गई थी। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो, यानी यहाँ पे देखिए 54 तरंगे नोट करता है और प्रत्येक तरंगों की तरंग दैर्घ्य यहाँ पे क्या थी, 10 मीटर थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है। तो कुछ नहीं करना था, कुल तरंग दैर्घ्य हमें निकाल लेना था। 54 गुणे 10 किया 540 मीटर, ये कुल तरंग दैर्घ्य मिली। और यहाँ पे प्रति मिनट दिया हुआ था, तो समय हमें कितना दिया था, 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर आपके होते हैं 60 सेकेंड। सेकेंड में चेंज किया तो कुल लिया गया समय 60 सेकेंड। तो वेग निकालना था, तो वेग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में टी। वी की वैल्यू निकालनी थी तो वी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में टी हुआ। लैम्डा की वैल्यू 540 रखी ये, और समय कितना दिया था, 60 सेकेंड का। सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और वेग को निकाल रहे थे तो मीटर पर सेकेंड में, तो 9 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 1 किलोवाट शक्ति के मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा होगी, ये हमें ज्ञात करना है। जी की वैल्यू हमें दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पहले भी कई बार सॉल्व कराया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 किलोवाट, क्या लिखा है, 1 किलोवाट शक्ति के मोटर को, यानी यहाँ पे मोटर की शक्ति यानी पावर, पी की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 1 किलोवाट दी गई है। अब इसको चेंज करेंगे वॉट में तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 1000 वॉट होता है, ठीक है। तो 1000 वॉट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए आगे क्या दिया है कि 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए, तो एच की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, गहराई के लिए भी हम यहाँ पे एच ही यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। 10 मीटर हमें दी गई है, ये गहराई है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा, यानी समय, टी की वैल्यू 1 मिनट दी गई है, जिसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया पानी उठाने की मात्रा यानी द्रव्यमान, एम की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा। बेसिक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन में टी, और W बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है mgh अपॉन में टी। तो देखिए m की वैल्यू हमें दी गई है, नहीं दी गई है, क्योंकि m की वैल्यू को तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू को तो हमें निकालना ही है, तो m को हम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। g की वैल्यू हमें क्या दी गई है, g की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में दी गई है। लेकिन देखिए उससे पहले हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें इस p की वैल्यू को भी तो यहाँ पे रखना होगा। तो p की वैल्यू तो हमें पता है ना, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को हमने वॉट में चेंज किया 1000 वॉट, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1000 को ही रखना होगा। तो रुकिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि ऊपर जगह मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे 1000 पहले ये ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये P की वैल्यू को रखा है, ध्यान रखिएगा। इज इक्वल टू, अब देखिए W बराबर mgh होता है, m की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है, तो m तो आपका ऐसे ही रहेगा। G की वैल्यू हमें 9.8 दी हुई है, तो ये रख देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में दी गई है, तो 9.8। फिर इसके बाद H की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर, तो 10 इसको रख देंगे। अब इसके बाद अपॉन में T है, तो T की वैल्यू 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं, ये 60 मैंने यहाँ पे रख दिया, सेकेंड में चेंज किया हुआ था, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ तक देख लीजिए। अब इसको मैं यहाँ पे साफ करने जा रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह बची नहीं है। अभी आगे भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लास्ट में हमें क्या मिला है, 1000 इज इक्वल टू m इंटू 9.8 इंटू 10 अपॉन में 60 मिला हुआ है। तो मैं साफ कर देता हूँ और ऊपर लिखता हूँ हमें क्या मिला हुआ था, 1000 मिला हुआ था इज इक्वल टू m इंटू 9.8 इंटू 10 और अपॉन में क्या मिला हुआ था, अपॉन में हमें मिला हुआ था 60। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 60 की मल्टीप्लाई 1000 में आप करवा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 60,000 यानी 60,000 मिलेगा। ठीक है, 60,000 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो m इंटू 9.8 इंटू 10 ही मिलेगा, कोई फर्क तो यहाँ पे पड़ेगा नहीं आपका। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे m की वैल्यू को निकालना है तो m को हम ले आएंगे आगे। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 9.8 और यहाँ पे इंटू में आपका क्या बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, ये बचा हुआ था और यहाँ पे आपका 60,000 भी तो है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 60,000 को हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए m को हम आगे ले आए, इसकी वैल्यू को निकालना था और 60,000 तो आपका यहाँ पे पहले से ही है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बराबर के इधर आपका बचा क्या हुआ है, ये 9.8 इंटू 10 है तो जब इधर लाएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा आपका 9.8 और इंटू यहाँ पे 10 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो 1 0 आपका यहाँ पे और बढ़ जाएगा। तो ऊपर में 1 0 बढ़ा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए अब क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा देखिए 60,000 आपका रहेगा। ठीक है, 60,000 रहेगा और अपॉन में 98। देखिए ये वाला स्टेप मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये किया हुआ था एक बार समझ लीजिए। देखिए 9.8 इंटू यहाँ पे इसके बाद क्या बचा हुआ था, हमारे पास 10 बचा हुआ था। देखिए यहाँ पे जब हम पॉइंट को हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 आपका ऊपर और बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा फिर से हमारे पास यहीं पे 60,000 बचा रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे पॉइंट हट चुका है, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। 98 की मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे, 98 ही मिलेगा, यानी बराबर के इधर हमारे पास 60,000 और अपॉन में क्या बचेगा 98 बचेगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो चलिए यहाँ पे इसको साफ करता हूँ। m इज इक्वल टू हमें क्या मिला था 60,000 मिला हुआ था, ये लिखेंगे और अपॉन में 98। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 3 सा 6 हो जाएगा, फिर 0 तो आपका ऐसे ही यहाँ पे रहेगा और देखिए 2 4 सा 8 और 2 9 सा 18 बचा के हमारे पास यहाँ पे देखिए 30,000 और बटे में 49 बचा हुआ है। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 49 से यहाँ पे 30,000 में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 612.24 और द्रव्यमान को निकाल रहे हैं तो केजी में आएगा। ठीक है, दशमलव के 2 अंक तक ही हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके आगे मत कीजिएगा। अगर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, केवल दशमलव के 2 अंक तक। जब डिवाइड कीजिएगा ना तो देखिए 49 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 अंक तक ही आपको सॉल्व करना है। 612.24 किलोग्राम मिलेगा। m की वैल्यू हमें मिल गई, कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन काफ़ी करनी है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि धुंध के मौसम में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयोग होने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन ए दिया है गामा किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण तरंगे, फिर इसके बाद दिया हुआ है अवरक्त विकिरण तरंगे और ऑप्शन डी दिया है हर्टेजियन तरंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी अवरक्त विकिरण तरंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में 3.2 × 10⁻⁻18 जूल कार्य करना पड़ता है। आवेशित चालक के विभव में वृद्धि होगी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले
क्या क्या चीज़ें हमें पता है। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल कार्य करना पड़ता है। यानी कार्य W की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, वर्क कितना हो रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको अपनी तरफ से लिखना होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी तो आवेश की वैल्यू हमारी यही रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। फिर हमसे पूछा गया कि आवेशित चालक के विभव में वृद्धि होगी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। W की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अपॉन में Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे 16, तो 16 एकन्नम 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो ऊपर 2 बचा। ठीक है, अब भी पावर्स को हमें सॉल्व करना है इनटू में। अब देखिए 10 की घात ऊपर क्या है -18 है, 10⁻⁻18 है, और देखिए 10 की घात ये -19 जब ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और 10 की घात क्या हो जाएगी +19 हो जाएगी। क्या हो जाएगी +19 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो 10 की घात -18 और इनटू में 10 की घात +19, तो सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस प्लस मिलके आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगी पावर, तो लेस होने पर हमें क्या मिलेगा 10 की घात क्या मिलेगा, जो पावर आपकी आएगी पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि 10 की घात +19 यानी प्लस का साइन बड़ा और -18 यहाँ पे माइनस का साइन छोटा है। तो यहाँ पे देखिए लेस होने के बाद क्या होगा, 10 की घात हमें 1 मिलेगा, और 10 की घात 1 का मान 10 ही होता है। तो क्या हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर, देखिए यहाँ पे 10 की घात हमें 1 मिलेगा। ठीक है, 10 की घात 1 का मान 10 ही होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 में करवाएंगे तो 20 मिलेगा, और किस में आएगा 20 जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। मैं एक बार फिर से आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ। देखिए हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, फॉर्मूला हमने यूज़ किया था V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। तो देखिए W की वैल्यू, कार्य कितना हो रहा था 3.2 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे क्या दिया है -18 दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है Q की वैल्यू हमने क्या ली थी 1.6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे -19। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 एकन्नम 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर इनटू में देखिए ये पावर, ऊपर आपकी पावर 10⁻⁻18 दी गई थी। अब ये 10 की घात -19 जब इधर इसको अंश में भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर आपकी ये प्लस में हो जाएगी, यानी +19 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। सॉल्व करने पर 2 गुणे 10 की घात हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, वो भी प्लस में आएगी पावर, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा और माइनस का छोटा है, और 10 की घात 1 का मान 10 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 10 की घात 1 का मान आपका 10 ही होगा, तो 2 गुणे 10 करेंगे तो 20, और किस में आएगा 20 जूल पर कूलॉम में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।